नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का भोपाल दूरदर्शन से प्रस्तुत कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। दर्शकों, ये खास कार्यक्रम हम आपके बीच लेकर आते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे के बीच में। जी हाँ, और ये खास इसलिए होता है क्योंकि हम इसमें अलग अलग विषयों की जानकारी आपको देते हैं। तो आज का क्या विषय है? जी हाँ, आज का विषय है रोज़गार से जुड़े कुछ कोर्सेज़ के बारे में। ऐसे कोर्सेज़ जो कि रोज़गार की गारंटी देते हैं, वो क्या हैं और किस विषय पर हम बात करेंगे वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। पर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करते हैं और दिन की विधिवत शुरुआत करते हैं हम तिथि जानकर। तो चलिए जान लेते हैं क्या है आज की तिथि। विक्रम संवत 2080, चैत्र माह, कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, तारीख है 3 अप्रैल 2024 और दिन है बुधवार का। जी हाँ, तिथि की शुरुआत तो हमने कर ली तिथि जानकर। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। अब क्योंकि इतिहास जाने बिना हम भविष्य की तैयारियां नहीं कर सकते, तो चलिए पलटते हैं इतिहास के पन्ने और जानते हैं क्या कुछ खास हुआ था आज के दिन इतिहास में। 1957 की बात करें तो यूएसएसआर ने वायुमंडलीय परमाणु परीक्षण किया था आज के दिन। 1984 में आज ही के दिन राकेश शर्मा रूस के अंतरिक्ष यान सोयूज T11 से अंतरिक्ष पर जाने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने थे। 1999 में आज ही के दिन भारत ने पहला वैश्विक दूरसंचार उपग्रह इनसैट 1E का प्रक्षेपण किया था। 2007 की अगर हम बात करें तो आज ही के दिन नई दिल्ली में 14वां सार्क सम्मेलन शुरू हुआ था। और 2008 में आज ही के दिन मेधा पाटकर जी को राष्ट्रीय कांतिवीर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साथ ही साथ 2016 की अगर हम बात करें तो आज ही के दिन कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को हराकर ICC T20 विश्व कप को जीता था। जी हाँ, तो ये बात तो हो गई इतिहास की। तो देखिए, इतिहास की बात हम करते हैं तो तैयारी होती है भविष्य की बेहतर। पर भविष्य की बेहतर तैयारी में सुविचारों का भी अपना एक हाथ होता है। विचार जितने शुद्ध होंगे उतना ही अच्छा भविष्य भी होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे सेगमेंट में, जो कि होता है सुविचार। जानते हैं क्या कहता है आज का सुविचार। आज का सुविचार कहता है कि शिक्षा वह दरवाज़ा है जिसे खोलकर आप तरक्की के सारे रास्ते खोल सकते हैं। किताबें खुद चुप रहती हैं, लेकिन जिसने पढ़ लिया उसको बोलना और हक के लिए लड़ना सिखा देती हैं। जी हाँ, तो ये तो बात हो गई विचार की, और बिल्कुल सही बात है। शिक्षा एक ऐसा अधिकार हमें देती है, शिक्षा एक ऐसा सुविचार है, शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। तो आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वो यही है, एक ऐसे संस्थान के बारे में जो कि रोज़गार की जानकारी देती है। एक विशेष पाठ्यक्रम के बारे में हम आपको बताएंगे। सीपेट वो संस्थान है, सीपेट एक ऐसा संस्थान है जो कि हमारे युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करता है, उनको रोज़गार की गारंटी देता है। तो सीपेट क्या है, उसके बारे में क्या हम आपको बताने वाले हैं, और इस विषय के बारे में कौन है, विशेषज्ञ कौन है, वो भी हैं। तो आज हमारे साथ हैं सीपेट संस्थान के प्रमुख निदेशक व प्रमुख डॉक्टर संदेश कुमार जैन सर। तो स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। तो सीपेट संस्थान के बारे में हम काफ़ी कुछ जानेंगे आपके बारे में, उससे जुड़े पाठ्यक्रमों के बारे में भी जानेंगे। पर उसके पहले हमारे कार्यक्रम के दूसरे मेहमान से आपका परिचय करवा देती हूँ। दूसरे मेहमान के रूप में हमारे साथ हैं डॉक्टर BR चौधरी जी, जो कि एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। वो एक कवि भी हैं, वो एक पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, वो एक हस्तरेखाविद भी हैं, वो एक चित्रकार भी हैं। जी हाँ, तो ऐसी ही एक प्रतिभा का हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी, तो दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। विषय हमने आपको बता ही दिया है, और फ़ोन नंबर्स जो हैं वो आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर उपलब्ध भी हैं। साथ ही साथ आप नोट डाउन भी कर लीजिए। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0755-260049। साथ ही एक टोल फ्री नंबर भी उपलब्ध है जो कि है 1800-233-0040।
तो इन फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन लगाकर आज के विषय से जुड़े प्रश्न आप कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले संदेश कुमार जैन सर के पास और जानते हैं कि आखिर सीपेट संस्थान क्या है और उसकी स्थापना कब हुई थी। सर। सीपेट जिसका कि फुल फॉर्म सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, भारत सरकार का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट संस्थान है। ये 1968 में, उस समय मद्रास कहलाता था, अभी चेन्नई कहला रहा है, वहाँ से इसकी स्थापना हुई थी और 1984 के बाद से सीपेट के संस्थान दूसरे स्टेट्स में बढ़े और वर्तमान में हमारे 46 लोकेशन पर ये सीपेट संस्थान कार्यरत है। सीपेट का मुख्य उद्देश्य पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी एरिया में जो भी इंडस्ट्रीज़ का रिक्वायरमेंट है, स्पेशली स्किल्ड मैन पावर का जी, उसके लिए सीपेट में विभिन्न कोर्स चलाए जाते हैं और उसके द्वारा उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। उसमें बीटेक, एमटेक, पीएचडी, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स और साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट में हमारे 6 मंथ के जो ऑपरेटर लेवल के प्रोग्राम हैं, जो NSQF मॉडल में तैयार किए गए हैं, उसके द्वारा एक लेवल 3, लेवल 4 के ऑपरेटर्स जो होते हैं उनके लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट सर्विसेज, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ या पॉलीमर बेस्ड इंडस्ट्री के लिए, उसके लिए सीपेट बहुत से काम करता है। हमारे पास CNC टूलिंग इक्विपमेंट्स हैं, हमारे पास रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स हैं, हमारे पास टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल एक बहुत बड़ा एरिया है, जो कि इंडस्ट्रीज़ के लिए जो भी मटेरियल की क्वालिटी की जांच होती है विभिन्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए, उन सब के बारे में सीपेट सहयोग देता है। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने यहाँ पे दी। तो दर्शकों देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज आपको मिलने वाली है, क्योंकि जहाँ पर आप रोज़गार की गारंटी चाहते हैं तो कुछ ऐसे पाठ्यक्रम, कुछ ऐसे कोर्सेज़ के बारे में यहाँ पर हम सर से जानेंगे जो कि आपको बताएंगे कि भविष्य में रोज़गार की गारंटी कैसे मिल सकती है। और आगे चलते हैं हमारे मेहमान के पास। डॉक्टर BR चौधरी सर हैं हमारे पास। सबसे पहले सर शुरुआत करते हैं, जैसे आप हास्य रस में अधिकतर कविताएँ लिखते हैं, तो जीवन में अगर हास्य रस ना हो तो जीवन कुछ बेरंग सा हो जाता है। तो हम यही चाहेंगे कि कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो किसी हास्य रंग से जुड़ी कविता से ही हम करें। जी जरूर। मैं सेवानिवृत्त एक फौजी हूँ जी, और सेवानिवृत्ति पर मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। वो अनुभव है कि परिवार में चाहे समाज में क्या असर पड़ता है। जब से हुआ रिटायर लोग करने लगे हैं फायर। जो समझते थे ग्रेट अब समझ रहे हैं कायर। जब से हुए रिटायर, बेटा हो या बहू सब चूस रहे हैं लहू। सबने किया किनारा दिखता नहीं सहारा, करते मुकदमा दायर जब से हुए रिटायर। क्यों? बहुओं को चाहिए गहने, बेटों को चाहिए कोठी। मुश्किल हुआ मिलना 2 वक्त की बासी रोटी। किसको व्यथा सुनाऊं, कहाँ से लाऊं लायर जब से हुए रिटायर। चिंता सता रही है कैसे करूं गुजारा, बस दिख रहा है आश्रय बुजुर्गों का एक सहारा। पूरा करूंगा कब तक हर शख्स की सब डिजायर जब से हुए रिटायर। अब बदल गए पड़ोसी, सब बना रहे हैं दोषी। लोग बोल रहे हैं बोली जैसे दाग रहे हैं गोली। चाहे शुक्ला हो या नायर जब से हुए रिटायर। बीवी ने दिया गम है, झेलने को उम्र कम है। लोग मना रहे हैं खुशी, मैं सोच रहा खुदकुशी। मौका मिला ना अब तक, रसियाँ मिली न वायर जब से हुए रिटायर। मुश्किल हुआ अब जीना, सुख चैन मेरा छीना। मैं सुना रहा हूँ दुखड़ा, लोग समझ रहे हैं शायर जब से हुए रिटायर। जब से हुए रिटायर। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छी कविता है ये रिटायरमेंट से जुड़ी। और संदेश सर आपके पास चलते हैं हम चर्चा में आगे। सीपेट में कौन कौन से हमारे कोर्सेज हैं, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हम जो युवा हैं वो आ सकते हैं, प्रवेश ले सकते हैं, उन कोर्सेज के बारे में हमें बताइए। सीपेट जैसा मैंने बतलाया भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र। इसमें हमारे कई लेवल के कोर्सेज हैं। यदि हम डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लेवल की बात करें तो हमारे पास डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, और डिज़ाइनिंग एरिया में हमारे कोर्सेज हैं जो कि पोस्ट डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड डिज़ाइन भी अवेलेबल हैं। साथ ही साथ कैट कैम उससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि 10वीं पास बच्चों
जो भी आते हैं हमारे पास, इसमें जिसको कि डिप्लोमा के लिए उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन है, तो उसमें उन बच्चों के लिए इस एरिया में जो पेट्रोकेमिकल्स का एरिया स्पेशली फोकस ऑन प्लास्टिक और पॉलीमर, उसमें एक बहुमूल्य उनकी आयाम स्थापित किए गए हैं। स्पेशली सीपेट के जो बच्चे हैं वो देश में ही नहीं विदेशों में भी कार्यरत हैं, तो उनके द्वारा जो भी 3-3 साल के हमारे डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं, 2 साल का हमारा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स है, तो उनके तहत उनके लिए कई बड़ी बड़ी पॉलीमर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ और इवन पेट्रोकेमिकल्स, 4 साल पहले सीपेट का नाम प्लास्टिक से सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी करा गया। जी। पर्पस सरकार का यही था कि पेट्रोकेमिकल्स एरिया में ऐसे इंस्टीट्यूट डेवलप हों जिनका सिर्फ एरिया प्लास्टिक ना होके डिफरेंट टाइप के पॉलीमर्स और उससे अलाइड जो भी मटेरियल्स होते हैं उसके बारे में R&D, उसके बारे में टेक्निकल सपोर्ट सर्विसेज मुहैया कराई जाएँ। जहां हम इकोनॉमी की बात करें तो जब हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन लास्ट यदि आप 5 से 7 साल की बात करें, हमारा 7 kg से अभी करीब करीब 12 kg पर कैपिटा कंजम्पशन हो गया है। इस इंडस्ट्री का ग्रोथ पैटर्न नॉर्मल इंडस्ट्री के ग्रोथ पैटर्न से बहुत अधिक है। अभी जैसे 15 से 16% इंडस्ट्रियल रेट पे चल रहा है, जो कि नॉर्मल इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो पैटर्न है वो 7 से 8% है। तो एक बहुत ज़्यादा स्किल्ड मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, और साथ ही साथ उसमें जो भी ज़रूरतें हैं सीपेट के केंद्र भी उस हिसाब से भारत सरकार ने बढ़ाए हैं। 2014 में हमारे करीब 13-14 सेंटर्स थे। एट प्रेजेंट हमारे 46 सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया में कार्यरत हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने यहाँ पे दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 10वीं के बाद 10वीं कक्षा पास करने के बाद ही इन कोर्सेज में एडमिशन लिया जा सकता है, तो ये एक मुख्य बात है आपके लिए दर्शकों। अब आगे चलते हैं BR चौधरी सर के पास। सर, आपने एक कविता तो बहुत अच्छी सुनाई, हमें ये ज़रूर बताइए कि किताबें भी बहुत सी आपकी प्रकाशित हैं, तो कौन कौन से प्रकाशन अभी तक हो चुके हैं आपके? मेरी किताबें, जैसे मैं आर्मी में था तो वहाँ पर पार्टियाँ होती थी और कुछ शेर व शायरी लिखने पढ़ने सुनाने की मौका मिलता था, तो मेरी किताबें अभी 2 एकल किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। एक मधु संचय, जो यहाँ मध्य प्रदेश शासन की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मिसेस मृणालिनी गर्दे थी, उन्होंने मेरी कविता अपने खर्चे से छपवाया था, उनको बहुत अच्छी लगी थी। दूसरी, जब से हुए रिटायर, सत्यम प्रकाशन झुंझुनू राजस्थान, वहाँ के संपादक ऋषि अग्रवाल ने ये किताब छपवाया। बाकी साझा किताबें हमारी कई हैं। अभी हमारी एक बहुत अच्छी किताब हमारे लाइफ की, एक रात श्याम सपने में आए, इस हफ्ते में आ जाने वाली है वो किताब। तो ऐसी हमारी ये सब शेर व शायरी, जहाँ भी मैं ज्योति सम्मेलन में जाता हूँ सब जगह अपना सुनाता हूँ, और मेरी हास्य रस इस पर ज़्यादा मैं लिखता हूँ जी। और जैसे अभी जो चर्चा हो रही है, थोड़ा सा मैं 2 शब्द उस पर कहना चाहूँगा। बिल्कुल। कि बहुत अच्छा, जैसे मैडम ने बताया कि आज विज्ञान पुरानी क्या क्या घटनाएं घटी हैं और क्या घटती जा रही हैं, इस पर एक है जी। क्या से क्या हो गया आज का आदमी। खुदा ने बनाया था इंसान से, बनाया जहाँ का परिंदा इसे, खुदा की खुदाई की ये शान है, उसी की मोहब्बत का पैगाम है। खुद अपना ही दुश्मन हुआ आदमी, आज क्या से क्या हो गया आदमी। सारी दुनिया की दौलत इसे चाहिए, जमी चाहिए आसमां चाहिए, आदमी के जिगर का लहू चाहिए, सुरा चाहिए दिलरुआ चाहिए। खुदा को दगा दे गया आदमी, आज क्या से क्या हो गया। ये माना कि चंदा पर जाने लगा, सितारों से बाजी लगाने लगा, समंदर को रंदा जमी तोड़ दी, पहाड़ों के सर को झुकाने लगा। खुदा को दगा दे गया आदमी, आज क्या से क्या हो गया आदमी, आज क्या से क्या हो गया आदमी। बहुत खूब, बहुत खूब। ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं है, ये कविता इस चीज़ को बयां करती है। और संदेश सर, वापस आपकी तरफ चलते हैं, और जैसा हम सीपेट संस्थान के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो ये ज़रूर बताइए कि साल भर में कितने बच्चे आपके यहाँ पर पढ़ते हैं, और फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से हमारे दर्शक ऐसे होंगे जो कि आर्थिक रूप से इतने कमज़ोर होंगे या इतना खर्चा नहीं वहन कर सकते होंगे, तो उनके लिए फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, क्या उनके लिए क्या छूट वगैरह भी है, ये सारी जानकारी भी आप हमें दीजिए।
जैसा मैंने अभी बताया आपके लिए कि सीपेट सिर्फ डिप्लोमा लेवल प्रोग्राम ही नहीं करता, हमारे करीब 6 सेंटर्स हैं जी। जो कि बीटेक, एमटेक और पीएचडी प्रोग्राम्स भी करते हैं, जो कि रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ उस स्टेट की जहाँ पर वो स्थित हैं जी। उसके मापदंडों के अनुसार, उनके डायरेक्शन के हिसाब से वो पूरे वहाँ पर एडमिशन प्रोसेस होती है। जहाँ तक सीपेट के रूटीन प्रोग्राम्स का, डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का सवाल है, तो हमारा एक ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो कि हम लोग कैट बोलते हैं, उसके लिए सीपेट एडमिशन टेस्ट। जी। इस साल भी सीपेट एडमिशन टेस्ट का पब्लिसिटी एडवर्टाइजमेंट आ चुका है 26 मार्च को, और उसकी लास्ट डेट अभी 31 मई रखी गई है, और 9 जून को उसका एक ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा जो कि ऑनलाइन ही होगा। इसमें जो भी एप्लीकेशंस हैं वो ऑनलाइन भर सकता है 10वीं पास वाला बच्चा, बीएससी पास वाला जिसमें केमिस्ट्री वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए, या जिसने ऑलरेडी डिप्लोमा करा है। इसके अलावा लेटरल एंट्री के थ्रू जो बच्चे आईटीआई करे होते हैं या जो बच्चे 12th करे होते हैं, वो भी हमारे डिप्लोमा लेवल प्रोग्राम में सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। जी। रहा सवाल फीस स्ट्रक्चर का, तो फीस स्ट्रक्चर बहुत ही नॉमिनल है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक यूनिफॉर्म पैटर्न पे ऑल ओवर इंडिया में हमारा फीस स्ट्रक्चर डिफाइन करा गया है। एक डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए पर सेमेस्टर जो कि 6 मंथ का होता है, उसमें 16,700 हमारी सिर्फ फीस है, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए वो 20,000 रुपीज़ है। जी। साथ ही साथ जिसमें पुअरेस्ट बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें, उसके लिए हम लोग का रिस्पेक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट से हमारा कांटेक्ट है, कोलैबोरेशन है बोलना चाहिए, जिसमें कि जो पुअरेस्ट बैकग्राउंड के बच्चे हैं, कई सोशल स्कीम्स के तहत उनके लिए स्कॉलरशिप मुहैया कराई जाती है। जी। साथ ही साथ ये जितने भी प्रोग्राम हैं हमारे AICTE अप्रूव्ड हैं, और मुझे ये बताते हुए एक खुशी है कि हमारे जो डिप्लोमा लेवल के प्रोग्राम्स हैं वो NBA एक्रीडेटेड हैं। जी। और अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसके अनुसार हमारे सभी प्रोग्राम स्ट्रीमलाइन हो रहे हैं। वी आर अलाइन एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और साथ ही साथ उसमें जो भी चीज़ें हैं रिलेटेड, क्योंकि हमारे प्रोग्राम्स जितने भी डिज़ाइन करे गए हैं उसमें प्रैक्टिकल पोर्शन ज़्यादा है, करीब 70% प्रैक्टिकल होता जी। है और ऑलमोस्ट 30% थ्योरेटिकल होता है। तो उसके हिसाब से इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से वो करिकुलम में हम लोग रखते हैं। एवरी 3 ईयर्स में हमारा करिकुलम रिवाइज होता है, और उसके अनुसार हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर भी डिफाइन होता है। जी, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मतलब अगर कुल मिला के बात करें तो स्किल्स के ऊपर, कौशल के ऊपर काम किया जाता है बच्चों की। ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और यहाँ पर एक प्रश्न और आता है मेरे मन में, क्योंकि हम कार्यक्रम की शुरुआत में ही बोल रहे थे कि रोजगार की 100% गारंटी, तो क्या ये बात सच है या इसमें कुछ मतभेद है? जैसा मैंने बतलाया कि ये जो सेक्टर है इंडस्ट्री का, इसका ग्रोथ पैटर्न यदि आप देखें लास्ट 10-15 साल का उठा के, हाँ। तो उसमें ग्रोथ पैटर्न नॉर्मल इंडस्ट्रीज, अदर इंडस्ट्रीज के कंपेयर में बहुत अच्छा है। यदि आप डे टू डे एक्टिविटी में भी देखें, जो पॉलीमर स्पेशली प्लास्टिक का जो यूज़ है, उपयोग है, नॉर्मल व्यक्ति भी ऑलमोस्ट मोर देन 30 प्रोडक्ट्स डेली यूज़ में उपयोग करता है। बिल्कुल। आज प्लास्टिक और उससे बनने वाले प्रोडक्ट के बगैर एक लाइफ की हम लोग यदि सोचें तो वो थोड़ा मुश्किल जाएगा। पर जो रोजगार यदि आप देखेंगे तो हमारे पास हर लेवल के स्किल्ड पीपल रहते हैं, चाहे वो ग्रास रूट लेवल, ऑपरेटर लेवल के बोलें, चाहे हम लोग मिडिल लेवल जो कि डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, या हायर लेवल बीटेक, एमटेक और रिसर्च ओरिएंटेड बच्चे जो होते हैं। तो सभी बच्चों के लिए अपूर्व संभावनाएं हैं। और एट प्रेजेंट मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे करीब करीब 65 कंट्रीज़ में हमारे एलुमनी अभी हमारे हैं, और हर व्यक्ति अपने कैलिबर के हिसाब से सिलेक्शन उसका होता है। हमारे यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव, एक हर सेंटर में हमारा एक प्लेसमेंट सेल डेडिकेटेड रहता है। उसके तहत हमारे पास कई ओकेज़न पे बच्चे भी उपलब्ध नहीं रहते हैं, स्पेशली हमारे जो ऑपरेटर लेवल के प्रोग्राम्स हैं उसमें इतनी ह्यूज रिक्वायरमेंट आ रही। स्किल इंडिया मिशन जो स्टार्ट हुआ था उसके तहत सीपेट को एक बहुत ही अच्छी मान्यता दी गई थी, उसके तहत हम लोग कई ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं। और डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में हमारे पास
ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि आज भी मेरे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं पर उनके प्लेसमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो हम लोग ऐसे समय जो दूसरे सेंटर्स हैं जहाँ पे बच्चे उपलब्ध हैं उनसे उनको कनेक्ट करवा देते हैं। जी, तो ये भी बहुत अच्छी एक जानकारी है, क्योंकि देखिए सर, अधिकतर बच्चों का ये रहता है कि वो अगर कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं या कोर्सेज कर रहे हैं तो उसके बाद उन्हें रोज़गार मिले, निराशा हाथ ना लगे। तो शायद ये जो कोर्सेज हैं ये इस बात की आशा देते हैं, इस बात की उम्मीद देते हैं और गारंटी देते हैं कि कोर्सेज कंप्लीट होने के बाद उन्हें रोज़गार मिलेगा। बिल्कुल जी, और चलते हैं फिर से हम चौधरी सर के पास। जैसा कि आपने बताया, आप एक कवि भी हैं और एक चित्रकार भी हैं। हम कुछ यहाँ पर पेंटिंग्स भी आपकी देख सकते हैं। तो मुझे चित्रकारी के बारे में बताइए कि ये चित्रकारी की रुचि कहाँ से जागी और किस प्रकार की चित्रकारी आप करते हैं? नमस्कार, मैं चित्रकार भी हूँ, कवि भी हूँ, ज्योतिष का भी शौक़ है और मैं आर्मी से रिटायर हूँ। आर्मी में मैंने किसी को देखा पेंटिंग बनाते हुए, जी, तो मैं समय वेस्ट नहीं करता हूँ, समय की मैं बहुत कीमत करता हूँ और मैं सोचा कि मैं क्यों नहीं बना सकता हूँ। जी, 1973 की बात है, मैं मिलिट्री हॉस्पिटल झांसी में पोस्टेड था और वहाँ से मैं अपने से शुरू किया पेंटिंग बनाना। उसके बाद में मेरी पोस्टिंग मिलिट्री के कई हॉस्पिटलों में हुई और वहाँ पर मैं प्रदर्शनी भी लगाया। जैसे लोसा, लैंसडाउन एक जगह है, लैंसडाउन ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन, वहाँ पर प्रदर्शनी लगी। तेजपुर में मैं था, वहाँ पर प्रदर्शनी लगाया। लेह में और इंडिया एग्जीबिशन में मैंने पार्टिसिपेट किया। 8 पेंटिंग मैं बना कर दिया और मुझे खुशी हो रही है कि बहुत पसंद की गई और सारी पेंटिंग्स मेरी बिक गई। मैं जहाँ भी पोस्टेड रहा वहाँ के कमांडेंट मिलिट्री हॉस्पिटल के मुझे काफ़ी प्रोत्साहित करते थे और मैं काफ़ी पॉपुलर रहा इस चीज़ में। अपने जॉब के अलावा जॉब में भी हालांकि मुझे अवार्ड मिला हुआ है मिलिट्री हॉस्पिटल पुणे से, जो उस टाइम में एशिया महादेश का सबसे बड़ा ऑर्थोपेडिक सेंटर मिलिट्री हॉस्पिटल खड़की पुणे हुआ करता था। उसके रिटायर्ड मेजर जनरल डीजे मुखर्जी 94 इयर्स के अभी नोएडा में हैं। अभी मैं उनसे मिलने गया था, उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया और COAS चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन का मुझे अवार्ड उन्होंने दिलाया। और चित्रकारी साथ साथ में मेरी, हालांकि मेन हॉबी मेरे मेन प्रोफेशन अपना फिजियोथेरेपी है जी, और इसके बाद में ये सब जो अपनी रुचि है, चित्रकारी, कविता, एस्ट्रोलॉजी, ये मेरी बात की अपनी ये है, क्योंकि मैं समय का उपयोग करता हूँ और सबसे मैं यही चाहता हूँ कि समय का उपयोग करें। अभी डॉक्टर साहब ने जो बोला शिक्षा के ऊपर, मुझे बहुत अच्छा लगा। शिक्षा क्या है, एक राइटर आप ने कुछ लिखा है। पेंटिंग्स लेकर भी आए हैं, तो वो पेंटिंग्स भी हम देखना चाहेंगे। अच्छा, ये मेरी पेंटिंग बनाई हुई पेंटिंग है, उसकी ये फोटोग्राफ है जी, पेंटिंग का, राधा कृष्ण का। और हमारी जब अभी किताब आ रही है, एक रात श्याम सपने में आए, यही चित्र उसके फ्रंट पेज पर लगा हुआ है। मुझे गर्व हो रहा है इस चीज़ पर देखकर और मैं यहाँ पर देकर जाऊँगा किताब आने से। दूसरी कविता, ये मेरी साईं बाबा की बनाई हुई पेंटिंग है। साईं बाबा का इसलिए मुझे वो विचार पसंद आता है कि मंदिर पर लिखा हुआ है मेन गेट पर, तुम चिंता क्यों करते हो, मैं हूँ ना। आजकल आदमी मनुष्य चिंतित रहता है, चिंता से ग्रस्त है, तो इनका ये सांत्वना मुझे बहुत पसंद आता है, इसलिए मैंने इनकी पेंटिंग बनाई जी, और उसका ये फोटोग्राफ है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर, आपके पास वापस आएंगे हम, पर उसके पहले संदेश सर से ज़रूर जानना चाहेंगे यहाँ पर कि सीपेट जो है वो तकनीकी क्षेत्रों में बहुत सारा योगदान देता है, तो वो क्या है और किस तरीके के योगदान वो तकनीकी क्षेत्रों में देता है? मैं सिंपल भाषा में आपको ये बतलाऊं कि यदि कोई भी प्रोडक्ट हमें बनाना है तो उसमें 4 मेजर एरिया होते हैं। एक डिज़ाइनिंग कंसेप्ट, एक उसका सांचे का डिज़ाइन करना, चाहे हम उसके लिए मोल्ड का नाम दे दें, और एक फिर उसका प्रोडक्शन करें, मींस हमारा प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल का जो होता है, और उसके बाद उसका क्वालिटी कंट्रोल। तो ये जो 4 मेजर एरियाज़ हैं, इन सभी एरियाज़ में सीपेट अपना टेक्निकल सपोर्ट सर्विसेज बहुत सारी पॉलीमर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के लिए देता है। इसमें अलाइड इंडस्ट्रीज भी शामिल हैं। यदि आप पेट्रोकेमिकल से ये ना समझें कि सीपेट सिर्फ पेट्रोकेमिकल्स ही करता, हम लोग मेटल एरिया में भी काम करते हैं। हम लोग प्लास्टिक प्रोडक्ट
या दूसरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी सांचे या मोल्ड्स बनाए जाते हैं, वो हमारे पास पूरा CNC टूलिंग एरिया है, कन्वेंशनल टूलिंग एरिया है। उसमें हम लोग कोर्सेज भी करते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ और बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें कि हम उनके लिए उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टूल्स और मोल्ड्स हम लोग डेवलप करते हैं। रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग जो एरिया है। सर मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगी, एक कॉलर हमसे यहाँ पर जुड़ रहे हैं, अमन जी हैं बुरहानपुर से, वो कुछ प्रश्न करना चाहते हैं आपसे। अच्छा, अमन जी स्वागत है आपका। जी थैंक यू वेरी जी। मच। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज CIPET के द्वारा अभी युवाओं के लिए कौन कौन से ऑप्शन हैं जॉब के लिए, और क्या क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है, और क्या मतलब सैलरी वगैरह का क्या क्या इस समय रहता है? इसमें यदि आप 10th पास है कोई बच्चा, तो उसके लिए 2 रास्ते हैं। एक तो 6 महीने का कोर्स, यदि बहुत ही पुअरेस्ट बच्चा है और जल्दी से जल्दी अर्न करना चाहता है, तो 6 महीने का कोर्स करके ऑपरेटर लेवल के प्रोग्राम्स अटेंड करता है, जिसमें वो पूरे प्रोग्राम्स स्पॉन्सर्ड होते हैं, चाहे वो भारत सरकार की संस्थाओं द्वारा हो, चाहे MP मध्य प्रदेश शासन की संस्थाओं द्वारा हो, या कुछ PSUs जो CSR फंड में देते हैं। तो उसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है, और वो सब रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स होते हैं। उसकी एक सिलेक्शन प्रोसीजर होती है। तो उसमें आप 6 महीने में हमारे करीब 36 मॉड्यूल NSDC ने अप्रूव करे हैं। तो आपको सिलेक्शन करना पड़ता है कि हम टूलिंग साइड से जाएं, हम प्रोसेस साइड से जाएं। प्रोसेस में भी कई हैं, हमारे इंजेक्शन मोल्डिंग ट्रेड है, हमारा ब्लो मोल्डिंग ट्रेड है जिससे बॉटल बनती हैं, हमारे पास एक्सट्रूजन पाइप के भी ट्रेड हैं, फिल्म बनाने के भी ट्रेड हैं, साथ ही साथ क्वालिटी कंट्रोल के भी ट्रेड्स हैं। और रहा सवाल मोल्ड मेकिंग में, तो उसमें कई ट्रेड्स हैं। उसमें CNC मिलिंग एक ट्रेड है, CNC लेथ एक ट्रेड है, ऐसा ही CNC बायर कट एक ट्रेड है, और इसके अलावा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का एक अलग ट्रेड है। तो ऐसा करके यदि आप कोई बच्चा जो कि पुअरेस्ट बैकग्राउंड का है और जल्दी अर्न करना चाहता है, अपने परिवार को वो सहयोग देना चाहता है उनकी आजीविका चलाने के लिए, तो वैसे कोर्स वो ज्वाइन कर सकता है। उसमें को उसका कोई पैसा नहीं लगना। इसके अलावा डिप्लोमा लेवल के प्रोग्राम्स हैं हमारे, जो कि मैंने ऑलरेडी शुरुआत में प्रोग्राम के बतलाया है। उसमें 10वीं उसके लिए ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जो इस साल 9 जून को हमारा ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी आप भर सकते हैं, और उसमें भी ज़्यादा खर्चा नहीं है। उसमें पर सेमेस्टर कॉस्ट आपकी 16,700 रुपये है, और उसके अलावा स्टेइंग का खर्चा अलग है। हमारे पास हॉस्टल सुविधाएं भी हैं, जो कि बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर करीब 10,000 रुपये उसका स्टेइंग कॉस्ट होता है 6 महीने का, और उसके अलावा आपका खाने पीने का खर्चा अलग है। तो ये सब डिप्लोमा लेवल के प्रोग्राम्स हैं। यदि उसमें 3 साल का समय लगता है, उसके बाद आपको प्लेस किया जाता है। और ओवरऑल यदि आप इन दोनों के बीच सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें, तो जो हमारा 6 महीने का कोर्स है, उसमें बच्चे को करीब 16 से 20,000 तक डिपेंड अपॉन द इंडस्ट्री स्टेटस मिल जाता है। और डिप्लोमा लेवल प्रोग्राम डेफिनेटली उसके डिपेंड अपॉन हिज कैलिबर, अल्टीमेटली किस इंडस्ट्री में वो किस टाइप की इंडस्ट्री में यदि वो जाता है, जैसे 25 से 30,000 रुपये तक उसको सैलरी मिल जाती है, इंक्लूडिंग आपका कैंटीन फैसिलिटी, बस फैसिलिटी, जो भी इंडस्ट्री देता है। और इसमें मैं ये बोलना ज़रूर चाहूँगा, आप ये ना सोचें कि आपके लिए यही लिमिट है। आपके लिए आप यदि 2-3 साल यदि टिक के उस इंडस्ट्री में काम करते हैं, किसी इंडस्ट्री, फिर आपका ग्रोथ पैटर्न इट इज़ मल्टीप्लाइंग 3 टाइम्स 4 टाइम्स। तो वो सब आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको टेकअप करते हैं आगे, कैसे सिंसियरली डेडिकेटेडली काम और अपना स्किल बढ़ाते हैं उस इंडस्ट्री में रह के। जी, तो अमन जी उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा, और भी जानकारी हम कार्यक्रम के दौरान आपको यहाँ पर प्रदान करेंगे। तो सर जैसा कि आपने यहाँ पर बताया कि प्लास्टिक के अलावा भी दूसरे जो सामान है उनके लिए भी मोल्ड्स वगैरह तैयार करने का काम सीपेट करता है, या वो प्रोडक्ट्स भी यूज़ करता है। पर प्लास्टिक की जब भी हम बात करते हैं तो ये सवाल मन में ज़रूर आता है कि पर्यावरण को हम कैसे वो करें, क्योंकि प्लास्टिक कहीं ना कहीं हार्मफुल भी है। तो किस तरीके से प्लास्टिक का यूज़ या प्लास्टिक के उपयोग का दुरुपयोग ना हो, उसका भी ध्यान रखा जाता है? देखिए, प्लास्टिक यदि आप मेरी विचार को समझें, इज ए वेरी वंडरफुल मटेरियल। बेशक। जब मैं पैदा हुआ था तब मैं उतना हम लोगों के लिए ज्ञान नहीं था कि उस समय तो कन्वेंशनल मटेरियल ही ज़्यादा होते थे। हमने अपनी लाइफ में हर चीज़ को प्लास्टिक में कन्वर्ट होते हुए देखा है थ्रू आउट द लाइफ पीरियड। अब
प्लास्टिक का दुरुपयोग कैसे होता है, जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, कोई भी मटेरियल रिसाइक्लेबल होता है जिसमें प्लास्टिक इज आल्सो ए मेजर एरिया जिसकी रिसाइकलिंग पॉसिबल है। जी तो जब हम उसका रीयूज भी कर सकते हैं, कोई भी मटेरियल प्रोडक्ट का रीयूज करना चाहिए यदि हम उस टाइप के प्रोत्साहन दें लोगों के लिए, और स्पेशली लेडीज़, घर की महिलाएं रीयूज करना बहुत अच्छे से जानती हैं। जैसे मैं बहुत बार बोलता हूँ, इवन डिस्पोजेबल आइटम भी वो रीयूज कर करके घर में चलाती हैं हाँ। और उसको यूज करती हैं। तो वो उसका भी प्रोत्साहन देना चाहिए उन मटेरियल्स के लिए, स्पेशली प्लास्टिक का। जी प्लास्टिक का नाम यदि आप देखें पर्यावरण से जोड़ा जाता है कि पर्यावरण के लिए हानिकारक है। मैं यह बोलना चाहूँगा कि यदि हम प्रॉपरली उसका सेग्रीगेशन करें, उसका प्रॉपरली उसका कलेक्शन करें और अल्टीमेटली उसकी रिसाइकलिंग प्रोसीजर को हम फॉलो करें, तो हम ऐसे प्लास्टिक को जो कि सड़कों पे आपके लिए दिखता है, और जब से स्वच्छ भारत अभियान हमारा चालू हुआ है आपने भी ये महसूस करा होगा, और स्पेशली मध्य प्रदेश जहाँ की हमारे इंदौर मॉडल, भोपाल मॉडल तो पूरे विश्व भर में फेमस हो गए। उसमें यदि आप देखेंगे कि ओवरऑल सरकार ने भी बहुत काम करा है, पब्लिक का कंट्रीब्यूशन भी बहुत हुआ है। अभी जैसे आपने इंदौर लास्ट मोर देन 5 ईयर से स्वच्छता के बारे में नंबर 1 आ रहा है। यदि आप उनका मॉडल देखें, उनके यहाँ पे पूरा रिसाइकलिंग, प्लास्टिक को कलेक्शन करके, सेग्रीगेशन करके, उसका रिसाइकलिंग करके, उसका फिर ग्रेनुल्स बनाना, ये सब पूरा मॉडल उनका बहुत ही अच्छा है। तो मैं चाहूँगा कि आप घरों में भी सेग्रीगेशन प्रोसेस, जैसे 2 बिन कंसेप्ट हमारे घरों में रखा गया था कि गीला कचरा और सूखा कचरा हमारे लिए सर, अलग एक अलग बार और रखना आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। एक कॉलर फिर हमें यहाँ पर जुड़ रहे हैं। हाँ जी। टीकमगढ़ से गोवर्धन जी हैं। गोवर्धन जी, स्वागत है आपका, अपना प्रश्न कीजिए। गोवर्धन जी, क्या आप हमें सुन सकते हैं? जी मैम, मैं ये कह रहा हूँ कि CIPET के द्वारा युवाओं के लिए रोजगार के असीम अवसर क्या क्या हैं? जी, वही हम आपको बता रहे हैं सर, आपको वही जानकारी दे रहे हैं, अवसर क्या क्या है। यदि जैसा मैंने बतलाया, यदि आप के लिए जल्दी कोई भी चीज़ सीखनी है, यदि आप 10वीं पास हैं तो उसके लिए कई इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि ऑपरेटर, मशीन ऑपरेशन, जैसे यदि मैं सिंपल एग्जांपल दूं, यदि आपको सिंपल बॉटल बनाना है तो बॉटल बनाने की विधि, वो ट्रेड आपको सिखाया जाएगा। उसके बारे में रॉ मटेरियल क्या होता है, मशीन किस टाइप की होती है, मशीन प्रोसेस कैसा होता है, कैसे उसमें यदि कोई प्रोडक्ट में डिफेक्ट आते हैं आपको दूर करे, उसका इंस्पेक्शन करना। तो ऐसे मशीन ऑपरेटर की जो कि स्किल अपना अपग्रेड करके, तो उसके लिए बहुत सारी प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ और पॉलीमर इंडस्ट्रीज़ मध्य प्रदेश में भी नहीं वरन देश के कई हिस्सों में उपलब्ध हैं, और आप उसमें अपना रोजगार ढूंढ सकते हैं, और उसमें सीपेट संस्था आपको प्लेस करवाती है। जी, और साथ ही साथ विदेशों में भी आपकी ऐसे बच्चों की, ऐसे बेरोजगार जो कि बच्चे हैं जो कि कुछ करना चाहते हैं और उस स्ट्रीम में जुड़ना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम में देश की, उनके लिए भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। विदेशों में भी हमारे बहुत सारे एल्युमिनीज हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर कि देश और विदेश दोनों जगह पर ऑप्शंस आपके पास हैं, सुविधाएं आपके पास हैं, और नौकरी से जुड़े जितने भी पाठ्यक्रम आप चला रहे हैं उनको बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं और अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वापस BR चौधरी सर के पास। क्या कुछ खास सुनाएंगे सर आप हमें अभी? मैं जैसे अभी मैं इनका समर्थन करता हूँ, इतना अच्छा रोजगार का अवसर दे रहे हैं जी, और बच्चों को इसका यूज करना चाहिए। इसके लिए हम गिनती के ऊपर जा रहे हैं, इससे 11 से 18। हाँ, क्यों सब में रह क्यों लगा हुआ है? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, क्योंकि जो इन्होंने बताया 10+2 हो, चाहे 10वीं पास के बच्चों के लिए, तो उनका इसका यूटिलाइज करना चाहिए। टीनेज का एक समय ऐसा समय है, इस पर एक राइटर ने लिखा है, देयर इज अ टाइड व्हिच बिगिंस टू राइज इन द वेन्स ऑफ यूथ एट द एज ऑफ 11 and 12. If that tide can be taken as a flood, a new voyage begin the way can destroy his life. टीनेज का समय एक ऐसा समय है जिसमें नदी की बाढ़ जैसी शक्ति का संचार होता है। यदि उस शक्ति का सदुपयोग न किया जाए तो थोड़े ही दिनों में बाढ़ की पानी जैसा विलीन हो जाती है। लेकिन आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं? फादर ने बनवा दिया 3 कोट 6 पैंट, लल्लू मेरा बन गया कॉलेज स्टूडेंट।
कॉलेज स्टूडेंट हुए हॉस्टल में भर्ती, दिन भर कुतरे बिस्कुट शाम को खाए मरती। पढ़ना लिखना व्यर्थ है, दिन भर खेले खेल, 4 साल तक होते रहे फर्स्ट ईयर में फेल। फर्स्ट ईयर में फेल, तेल जुल्फों में डाला, मोटरसाइकिल ले चल दिया, लगा कमरे का ताला। प्रोफेसर या प्रिंसिपल बोले यदि प्रतिकूल, तो डंडा लेकर तोड़ दी मेज और स्टूल। मेज और स्टूल चलाई ऐसी हाकी कि खिड़की और दरवाज़ा बचा न एको बाकी, बचा न एको बाकी। तो बच्चों को इस पर ध्यान देकर अपने परिवार के लिए, समाज के लिए उत्थान के रूप में अपना पढ़ाई ठीक से करना चाहिए, अपने जॉब ये करना चाहिए, एक अच्छा जागरूक नागरिक बनना चाहिए, यही मेरा सलाह है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपने विषय से जुड़ी एक बात भी बता दी कि युवाओं को किस तरीके से अपने भविष्य को सोचते हुए अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। और सर वापस आपकी तरफ आते हैं, हम गुणवत्ता कंट्रोल की अगर बात करें तो वो किस तरीके से मैनेज किया जाता है, क्योंकि क्वालिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है कि उसका थ्रू आउट बना रहना, उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं? गुणवत्ता एक किसी भी मटेरियल और प्रोडक्ट के लिए बहुत ही विशेष विषय है। जहाँ तक सीपेट का इस संबंध में जो एक कनेक्शन है उसके बारे में मैं बतलाऊंगा कि जितने भी प्लास्टिक प्रोडक्ट पर ISI मार्क, चाहे वो प्लास्टिक पाइप की बात करें, बॉटल की बात करें, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स देता है, भारतीय मानक ब्यूरो, वो सीपेट की विभिन्न लेबॉर्ट्रीज़ में टेस्टिंग के बेस पे देता है। सीपेट की ऑलमोस्ट 30 लेबॉर्ट्रीज इस समय इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करे हुए हैं, जिसमें ISO IEC 17025 एक स्टैंडर्ड होता है, और NABL एक्रीडिटेशन जो कि बहुत ज़रूरी है आजकल की लेबॉर्ट्रीज, टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज और कैलिब्रेशन लेबॉर्ट्रीज के लिए, वो सीपेट के पास उपलब्ध है। यदि सिर्फ भोपाल की ही बात करें। सर एक कॉलर हमसे यहाँ पर जुड़ रहे हैं, बालाघाट से मिथिलेश हैं हमारे साथ। मिथिलेश जी अपना सवाल कीजिए। जी मैम। जी जी सर, मेरा ये सवाल है कि ये जो अपना CIFET, सर इसका हमें कोर्स करना है तो हम कहाँ से करेंगे और इसके रोजगार के क्या अवसर है फ्यूचर में? अभी यदि आपको डिप्लोमा प्रोग्राम या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम करना है तो उसका एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी आ चुका है। ऑनलाइन आप सीपेट की वेबसाइट पर cpet.gov.in पर देख सकते हैं और उसमें ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। उसकी 9 जून को उसकी परीक्षा है और 31 मई तक अभी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए और उसका ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होगा, और जो कि आपके लिए नियरेस्ट सेंटर दिया जाएगा आपके आसपास, और उसके हिसाब से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे ये जानकारी भी आपको मिल रही है यहाँ पर। हाँ जी। और रोज़गार की जहाँ बात करें, यदि आप डिप्लोमा करने के बाद, जैसा मैंने अभी पिछले व्यक्ति के लिए बताया, बच्चे ने कॉल करा था, अभी हमारे देश नहीं बल्कि विदेशों में भी हमारी कई जो एलुमनीज हैं जो कि ये डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या इवन बीटेक करके गए हैं, वो वहाँ पे कार्यरत हैं। तो जितनी भी पॉलीमर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसा मैंने बतलाया, उसमें यदि आप टूल रूम साइड से भी कोर्स करना चाहें, टूल डेवलपमेंट साइड में, डिज़ाइन साइड से, तो वो कोर्स भी उपलब्ध हैं। तो उन इंडस्ट्रीज़ में आपके लिए जॉब दिया जाता है। और साथ ही साथ ये भी बताऊं, कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसे रेलवे हुआ और जैसे कई गवर्नमेंट की लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं, उन सब में भी सीपेट के पास आउट स्टूडेंट के लिए गवर्नमेंट जॉब भी मिलते हैं, पर उसकी परसेंटेज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर कम है। जी, पर रोजगार है। रोजगार। जी। और जहाँ एक और सवाल इनके बच्चों के मन में था कि संस्थान कहाँ कहाँ पर हैं? संस्थान हमारे 46 लोकेशंस पर है। जैसे MP की हम बात करें, हमारा सीपेट भोपाल जो कि 1988 में स्टार्ट हुआ था, सीपेट ग्वालियर जो कि 2016 में स्टार्ट हो चुका है और उसकी अभी फॉर्मली बिल्डिंग भी डेडिकेटेड टू नेशन फंक्शन हुआ था अभी 1 महीने पहले। इसके अलावा एक हमारा सर्विस सेंटर है मध्य प्रदेश में जो कि तामोद करके जगह है अब्दुल्लागंज के पास, उसमें भी हमारा एक प्लास्टिक पार्क स्कीम के अंतर्गत एक हमारा सर्विस सेंटर है, सब केंद्र है बोलना चाहिए उसमें, जो कि वहाँ के क्लस्टर को सर्विसेज देता है। इसके अलावा हर स्टेट में, यदि आप यूपी में जाएं तो लखनऊ में, बनारस में, अयोध्या में, ये हमारे 3 सेंटर कार्यरत हैं। यदि आप राजस्थान में जाएं तो जयपुर में हमारा एक सेंटर है। यदि आप महाराष्ट्र में जाएं तो हमारा औरंगाबाद जो कि पुणे के पास है, और एक चंद्रपुर जो कि नागपुर के पास है, वो सेंटर है।
हमारा छत्तीसगढ़ में जाए तो रायपुर में सेंटर है, उड़ीसा में हमारे 4 सेंटर हैं, भुवनेश्वर में है, बालेश्वर में, भुवनेश्वर में हमारे 2 सेंटर हैं। इसके अलावा हमारे R&D सेंटर्स हैं, डेडिकेटेड टू R&D सेंटर, जो कि बेंगलुरु में है, चेन्नई में है और भुवनेश्वर में है, कोची में है। इसके अलावा अहमदाबाद में हमारा सेंटर है, बलसाड़ के पास एक जगह है, वहाँ पर हमारा सेंटर है। इसके अलावा चेन्नई में जैसे स्टार्टिंग हुआ मैंने बतलाया, मदुरई में हमारा सेंटर है, केरला में हमारा कोच्चि में सेंटर है, पालक्कड़ में हमारा सेंटर है, बेंगलोर के में हमारा एक R&D सेंटर है, मैसूर में हमारा एक सेंटर है। ऐसे हर स्टेट में, हाजीपुर में हमारा सेंटर है, हमारा भागलपुर में एक सेंटर है, मूर्थल में एक सेंटर है और अमृतसर में सेंटर है, देहरादून में सेंटर है। मतलब हर जगह पे आप जहाँ पर भी नाम लें, रांची में हमारा सेंटर है, इम्फाल में हमारा सेंटर है, गुवाहाटी में हमारा सेंटर है। तो 2-3 स्टेट छोड़ के, चाहे वो मिजोरम हो, नागालैंड हो, ये छोड़ के 2-3 स्टेट छोड़ के हमारे ऑलमोस्ट हर स्टेट में हमारे सेंटर। जी जी, तो देखिए कितनी अच्छी जानकारी आपको मिली कि सेंटर्स की लिस्ट ही इतनी लंबी है, कहाँ कहाँ उपलब्ध है ये कोर्सेस आपके लिए। तो बहुत अच्छी जानकारी है और उम्मीद करते हैं दर्शक ये जानकारी को अपने भविष्य के लिए, अपने अच्छे करियर के लिए यूज़ करेंगे। और चौधरी सर वापस आपकी तरफ चलते हैं, क्या कुछ खास सुनाएंगे अब आप हमें? मैं वैसे मैडम ने बोला मैं हास्यरस कवि हूँ जी, तो हास्यरस की एक कविता सुना रहा हूँ। और आजकल ये मशहूर है पति पत्नी की नोकझोंक। हालांकि दोनों ये ऐसा रिश्ता है कि एक दूसरे के बिना ये चल नहीं सकता है। फिर भी एक पति की उम्र जैसे अपनी तो ठीक है, बराबर है, लेकिन वज़न कम हो जाने से किसी ने पूछा कि आपका वज़न क्यों कम हुआ, तो उन्होंने जो बताया वो मैं बता रहा हूँ। सुन सुन बीबी की कड़वी बातें, सुन सुन बीबी की कड़वी बातें, दिल पत्थर हो गया, पहले वज़न था 80 किलो अब 70 हो गया। और उन्होंने क्या किया, मैडम मेरी स्विच की दिन थी, मैं भी था 18 में, मुलाकात हुई थी उनसे कॉलेज के कैंटीन में। उनका केवल मन लगता था कैंटीन के गोलगप्पे में, गोलगप्पा लोग कहते थे कॉलेज के चप्पे चप्पे में। मेरा भी वहाँ रोज़ रोज़ का चक्कर हो गया, पहले वजन था 80 किलो अब 70 हो गया। तो मैडम क्या करती थी, पढ़ने में नहीं मन लगाती, दिन भर खेलती खेलती, 4 साल से होती आई फर्स्ट ईयर में फेल थी। रंग बिरंगी कपड़े पहने जब बाजार में जाती थी, लड़के पीछे लग जाते थे, भीड़ वहाँ बढ़ जाती थी। मैं भी था एक भौरा, अब मच्छर हो गया, पहले वजन था 80 किलो अब 70 हो गया। मैं बोला कि तेरे लिए मैं चांद सितारे लाऊंगा, पृथ्वी पर जो रेल चल रही न मैं उसे उड़ाऊंगा। वो बोली हम दोनों मिलके एक इतिहास रचाएंगे, ही रांझा लैला मजनू हमसे पीछे रह जाएंगे। वो बन गई मेरी अमर बेल, मैं लतर हो गया, पहले वजन था 80 किलो अब 70 हो गया। चंद्रमुखी 1 साल तक थी वो, फिर बन गई सूरजमुखी, दुखी करने लगी मुझे अब बनकर के ज्वालामुखी। कोस रहा हूँ उस दिन को जिस दिन हुई सगाई थी, शनि ग्रह ने बकरी होकर शायद दृष्टि गड़ाई थी, व्यर्थ में मेरा उनसे टक्कर हो गया, पहले वजन था 80 किलो अब 70 हो गया। लंबे लंबे बाल थे मेरे, गर्दन तक फहराते थे, मुझे मेरी देख देख के गुंडे भी घबराते थे। बीबी ने मेरी बाल कटा दी, मुझे भी मुड़वाई है, 24 घंटे डांट लगाती, ऐसी मेरी लुगाई है। शादी के पहले शेर था अब खच्चर हो गया, पहले वजन था 80 किलो अब 70 हो गया। बहुत खूब, बहुत खूब। पति पत्नी की नोकझोंक पर आधारित ये कविता बहुत ही खास लगी हमें। और सर वापस आपकी तरफ चलते हैं, हास्य के साथ साथ यहाँ पर हम जानकारी भी दे रहे हैं आपको। और जैसा कि आपने बताया था कि बच्चों का जो एडमिशन्स होते हैं उसके बारे में ज़रूर ये बताइए कि कितने बच्चे साल भर में यहाँ पर सीपेट में पढ़ते हैं, और लड़के और लड़कियाँ दोनों एडमिशन ले सकते हैं या इसमें भी कुछ अलग अलग उनके लिए मापदंड है? आप जवाब दें उसके पहले एक कॉलर हमसे यहाँ पर जुड़ रहे हैं, पूर्वा रॉय हैं। पूर्वा अपना सवाल कीजिए। जी नमस्कार जी। नमस्कार। जी मैं सर से ये पूछना चाहती हूँ कि जो बच्चे सीपेट देते हैं तो उनके लिए मूलभूत सुविधाएं कौन कौन सी हैं, उनके लिए रोजगार के जो अवसर है वो कितने मिल सकते हैं, और रोजगार मिलने के बाद में उनकी जो तनख्वाह है वो उनको कितनी मिल सकती है? धन्यवाद। यदि आप शायद लेट जुड़ी हैं, ये सब चीज़ें वैसे बताई जा चुकी हैं आपके लिए, बट फिर भी मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। यदि आप मैंने जैसे बताया कि ऑपरेटर लेवल के प्रोग्राम जो कि 10वीं पास के बाद 6 महीने के कोर्सेज होते हैं, उनके लिए यदि आप करना चाहते हैं जिसमें कि आपका कोई भी पैसा नहीं रहता, वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होते हैं, तो
उसमें आप एक 6 महीने का कोर्स करने के बाद एक ऑपरेटर लेवल के प्रोग्राम से आप इंडस्ट्रीज़ में 100% प्लेसमेंट कराया जाता है। आप ये ना सोचें कि आप मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश में ही जॉब मिलेगा, आपको देश के किसी भी कोने में स्थित पॉलीमर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में काम मिल सकता है। और स्पेशली जो एरियाज़ हैं, आपने देखा होगा महाराष्ट्र एरिया, गुजरात एरिया, इवन तमिलनाडु, कर्नाटका एरिया, और नॉर्थ में जाएंगे तो गुड़गांव एरिया या बड्डी एरिया। तो ये जो मेजर एरियाज़ हैं उनमें मध्य प्रदेश के अलावा कई ऐसे मेजर हब हैं प्लास्टिक के, क्योंकि प्लास्टिक हर क्षेत्र में, चाहे वो ऑटोमोबाइल का क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल एप्लीकेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो डे टू डे हाउस होल्ड एप्लीकेशन के लिए हो, और स्पेशली इस समय जो जैसे मैडम ने बोला था बायो रिसाइकलिंग के बारे में जो आपने बोला था, उसमें एक बायोडिग्रेडेशन एक स्पेशली मटेरियल्स आए हैं उसके बारे में भी। तो आयाम बहुत हैं आपके लिए, किस एरिया में जाना है वो आपको सिलेक्शन करना है। यदि आपको डिप्लोमा करना है तो डिप्लोमा करके भी आप उस 3 साल का डिप्लोमा करने के बाद प्लास्टिक बेस्ड इंडस्ट्रीज़ या उससे भी अलाइड इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हैं। उसमें एक डिप्लोमा जो हमारा प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी का है, उसमें टूल्स और डाई डिज़ाइन और उस सब से रिलेटेड डाई मेकिंग, उस सब के बारे में सिखाया जाता है। 3 साल का बहुत ही अच्छा डिप्लोमा है। और आज जितने भी डिज़ाइनिंग कंसेप्ट या CNC मॉडल पर जो भी चीज़ें, इवन आज का 3D प्रिंटिंग दैन 3D स्कैनर्स जो कि प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए बहुत ही सुविधाजनक हैं, वो भी हमारे पास सुविधाएं हैं। उसके बारे में हम लोग कैरिकुलम में उसको इन्वॉल्व करें, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को देखते हुए। एक और कॉलर यहाँ पर हमसे जुड़ रहे हैं, उनके प्रश्न को भी ले लेते हैं। सौरभ जी हैं भोपाल से। सौरभ, अपना प्रश्न कीजिए। सौरभ जी, स्वागत है आपका, अपना प्रश्न कीजिए। कि जिस तरीके से जी, हेलो जी सौरभ जी, अपना प्रश्न कीजिए। मैम, मैं ये जानना चाहता था कि जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट के कई सारे, हेलो जी जी, हमें आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है, आप अपना प्रश्न जारी रखें। जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट के कई सारे प्रोग्राम बताए सकते हैं जी, उस तरीके से अगर कोई युवा अपना उद्योग शुरू करना चाहता है, अपना प्लास्टिक से जुड़ा उद्योग शुरू करना चाहता है, तो उसके लिए कुछ प्रोग्राम जिसमें कि मटेरियल की नॉलेज हो, मशीन की नॉलेज हो, कंप्लायंस की नॉलेज हो। हाँ जी, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। हमारे पास शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज हैं ऐसे बच्चों के लिए या ऐसे बेरोजगार युवक के लिए जो कि कुछ करना चाहता है लाइफ में, अपनी इंडस्ट्री भी डालना चाहता है। और साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम भी हमारे पास हैं जो कि करीब 6 वीक के प्रोग्राम्स हैं, वो भी आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ एक सिपेट एक बहुत ही अच्छी सुविधा दे रहा है, और हमारे पास कई ऐसे एंटरप्रेन्योर्स भी हमने डेवलप करे हैं जिसमें जो भी हमारी पास फैसिलिटीज़ हैं, मशीनरीज हैं, यदि कोई प्रोडक्ट वो आदमी लेके आता है, वो व्यक्ति कि मुझे ये बनाना है, उसको हम लोग डिज़ाइन करके और उसकी डाई, तो उसका डाई इन्वेस्टमेंट ही उसका है और रॉ मटेरियल में, बाकी प्रोडक्ट को हमारी मशीनों पे हम बना के उसको दे सकते हैं। उसके लिए इमीडिएटली इंडस्ट्री डालने का ज़रूरत नहीं है, वो पहले अपना बिजनेस सेट कर ले, उसके बाद फिर अपनी इंडस्ट्री को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करके डाले, जिससे कि उसका एक पूरा चैनलाइज हो जाता है बिजनेस और उसके लिए सुविधा भी होता है। शुरू से ही उसके लिए फाइनेंशियल जो पैसा रिटर्न करना पड़ता है बैंकों के लिए जहाँ से फाइनेंस कराता है, उससे वो बचता है, और उस प्रेशर से बचने के लिए ये वाली जो सुविधा है उसके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग एंटरप्रेन्योर्स की डेवलप करते हैं। तो ऐसे कई एंटरप्रेन्योर्स, यदि आप कभी भी सिपेट के प्रांगण में आए, JK रोड पे हमारा ऑफिस स्थित है BHEL एरिया में, तो आप वहाँ पर गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में, तो वहाँ पर आप आके और डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। आत्मनिर्भर कैसे बने उसके लिए भी आपने दिशा दिखा दी बच्चों को। लैटरल एंट्री की अगर हम बात करें, जो BSc पास बच्चे हैं उनके लिए जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं उनके बारे में भी हमें जानकारी दी। एक्चुअली लैटरल एंट्री हमारे यहाँ पर AICT के नॉर्म्स के हिसाब से ही होती है जी। उसमें ITI करा हुआ बच्चा या 12th पास बच्चा, हाँ, उसके लिए सेकेंड ईयर में डिप्लोमा में होता है, और जो हमारे BTech प्रोग्राम है उसमें डिप्लोमा करा हुआ बच्चा सेकेंड ईयर में एडमिशन लेता है। ठीक, ये तो उसके लिए यदि आप BTech में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कंसर्न जो यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से, यदि गुजरात में जाएंगे तो गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, यदि आप लखनऊ में एडमिशन लेना चाहते हैं BTech में तो वहाँ पर AKTU है।
अभी मध्य प्रदेश का जो केंद्र है वो अभी बीटेक और एमटेक नहीं कराता, पर पीएचडी जरूर हम लोग करा रहे हैं। हमारा आरजीपीवी और बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, मैनेट, एनआईटीटीआर सभी से एमओयू है, तो उसके हिसाब से हम लोग उनके लिए पीएचडी करवा रहे हैं। और लेटरल एंट्री में सुविधाएं जो सेकेंड ईयर में एडमिशन होती हैं एज पर एआईसीटी नॉर्म्स होती हैं। तो दर्शकों, ये कुल मिलाकर ये जानकारी देख लीजिए कि 10वीं के बाद भी आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 12वीं के बाद भी हैं, और बीएससी करके मतलब अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पर भी हैं तो उसके बाद भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं आगे इसमें करने के। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। तो समय की थोड़ी कमी है चौधरी सर, पर हम कुछ सुनना चाहेंगे आपसे, क्या कुछ खास सुनाएंगे? जैसे साहब का मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, इतना अच्छा कोर्स इन्होंने बताया, लोगों को ये करना चाहिए। और पूर्वा मैडम ने भी पूछा था जी, तो अपने ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, हमको कैसे मैनेज करके चलना है। पहले हुआ करती थी नौकरी, एक आदमी काम करता था 9 आदमी खाते थे। बाद में हो गई चाकरी, एक आदमी काम करे 4 आदमी खाए। फिर हो गया तनख्वाह माने अपने शरीर के लिए ही हम कर रहे हैं, हम खुद खा रहे हैं। अब हो गया है वेतन, माने अपने शरीर का भी नहीं जम पाता है। तो इसलिए हमको अपना एडजस्ट करके ये सब ही चलना चाहिए, क्योंकि पढ़ पढ़ पत्थर भय, लिख लिख कमज़ोर, चढ़ गए बेटा छत पर ले पतंग और डोर। ले पतंग और डोर दनादन पेंच लड़ावे, खाना उसको अच्छा लगे ना पानी भावे। भूख लगे तो पानी मांगे, उल्टा ही है। भूख लगे तो पानी मांगे, प्यास लगे तो पिए बीड़ी। ऐसा पुत सपूत है, तार दिशा तो पीढ़ी, तार दिशा तो पीढ़ी। तो हमको एडजस्ट करके चलना है, जो सुविधा मिल रही है हमें उसका उपयोग करना चाहिए, और एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए। हमको समाज हित में हमें अच्छा काम करना चाहिए। जी, नमस्कार। बहुत अच्छी आपने यहाँ पर तालमेल बिठाया, हम एक गंभीर चर्चा भी कर रहे हैं, साथ ही साथ हास्य का रस भी आप इसमें डाल रहे हैं। और सर, वापस आपके पास जाती हूँ। मेरा एक प्रश्न ज़रूर था यहाँ पर कि बॉयज़ और गर्ल्स, क्या दोनों के लिए ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं? हाँ, सीपेट के कोर्सेज में कोई ऐसा एनी टाइप ऑफ मीन्स कैटेगरी, मेल फीमेल, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जी। तो वो सब लोग ले सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीपेट के कोर्सेज में पहले छात्राएं कम इंटरेस्टेड रहती थी, और आजकल पेरेंट्स के प्रोत्साहन से और एक जो टेक्नोलॉजी का जो भी एक अट्रैक्शन है बच्चों के लिए सीखने के लिए और करने के लिए, जो एक बहुत सी प्रेरणाएं मिल रही हैं, उसके हिसाब से जो पहले हमारे पास 2 से 5% बच्चियाँ होती थी, आज करीब करीब 12 से 15% बच्चियाँ हमारे कोर्सेज में रहती हैं। और स्पेशली जो हमारे 6 महीने के कोर्स में, उसमें कई बैचों में तो हमारे लिए 100% बच्चियाँ के भी कोर्स हम लोग चलाते हैं। करीब 40 का हमारा बैच रहता है, 40 की 40 बच्चियाँ भी रहती हैं। तो उनके लिए इतनी जिज्ञासा है सीखने की और काम करने की कि हमें मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना है। तो जो पुअरेस्ट बैकग्राउंड से जो बच्चियाँ आती हैं उनके लिए हमारे स्पेशल कोर्स। तो बीएससी और डिप्लोमा के जो कोर्सेस हैं वो भी इनके लिए अवेलेबल हैं? हाँ, उनके लिए अवेलेबल हैं, पर वो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो हमारा 10th एक है, पीसीएम होना चाहिए, और बीएससी जो बेस्ड जो कोर्स है पोस्ट ग्रेजुएट, उसमें केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो वो उस मापदंड में यदि पूरा करते हैं, और हमारा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होता है, सीपेट एडमिशन टेस्ट जो हम लोग बोलते हैं, उसमें उनको अपीयर होना पड़ता है, उसके थ्रू ही उनका सिलेक्शन। जी, तो देखिए कुल मिलाकर रास्ते बहुत सारे हैं, जहां इंजीनियरिंग और ये सारे जो रास्ते हैं उस पर तो बच्चों को ऑलरेडी पता ही है, पर ये भी एक ऐसा फील्ड है जिसमें बच्चे अपना आगे का भविष्य देख सकते हैं, करियर को आगे देख सकते हैं। अच्छे पैकेजेस भी आपने बताया कि अच्छे पैकेजेस पर भी बच्चे प्लेस्ड होते हैं यहाँ पर। मैंने तो यही बतलाया कि बच्चों पे भी डिपेंड करता है। यदि कई बार बच्चे ये सोच लेते हैं कि मुझे इमीडिएटली बहुत सारी चीज़ें हासिल हो जाएं, पर वो हासिल होना इमीडिएटली नहीं होता, एफर्ट्स लगते हैं। उसमें यदि 2-3 साल वो यदि काम कर लेगा, तो मैंने बताया कि जो वर्तमान की सैलरी वो 3 टाइम्स 4 टाइम्स उसकी हो जाती है। ये इसका एक बहुत ही अच्छा अवसर है जी। तो संदेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए और सीपेट से जुड़ी सारी जानकारियाँ आपने दी, एडमिशन की प्रोसेसेस भी आपने बताई। निश्चित तौर पर बच्चों को ये जानकारियाँ बहुत उपयोगी लगी होंगी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सभी दर्शकों जी। और चौधरी सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए और हास्य से जुड़ी बहुत अच्छी अच्छी कविताएँ आपने यहाँ पर हमें सुनाई। और यहाँ पर मैं आपकी ही कविता जो आपकी ही किताब में प्रकाशित है उसकी एक लाइन ज़रूर सुनाना चाहूँगी कि करने हेतु साकार सपने है कल्पना बहुत ज़रूरी, सार्थक अगर उसे करनी है दृढ़ मन से होती पूरी।
तो Very दर्शकों देखिए, ये कार्यक्रम जो था वो पूरा का पूरा इसी पर आधारित था कि अगर सपने हैं तो उन्हें साकार करने के लिए आपको दृढ़ता से सारे सपने देखने होंगे, मेहनत करनी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी, आप दोनों हमारे कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम को आपने सार्थक बनाया। तो दर्शकों, इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं नमस्कार एमपी के अगले अंक में नई जानकारियां लेकर। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।